मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक दाहिनी ओर, यानी बच्चों कक्षा छठी यानी 6th स्टैंडर्ड को आज हम देखने वाले हैं। और बच्चों, आज का विषय इतिहास यानी हिस्ट्री, ये हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, आज का पाठ है वैदिक संस्कृत यानी द वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, वैदिक संस्कृत पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत पार्ट 2, द वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वैदिक संस्कृत द वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, इस वैदिक साहित्य द वैदिक लिटरेचर की बात पिछली बार हमने की थी। थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, पिछली बार हमने चर्चा की थी वेद साहित्य पर आधारित संस्कृत ही वैदिक संस्कृत है। वेद साहित्य पर आधारित संस्कृत ही वैदिक संस्कृत है। वैदिक सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप चित्र देख सकते हैं। बच्चों, हमारे अति प्राचीन साहित्य के रूप में वेदों को माना जाता है। अनेक ऋषियों द्वारा वेदों की निर्मित की गई है। अनेक ऋषियों द्वारा वेदों की निर्मित की गई है। बच्चों, वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत थी। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत थी। और बच्चों, आपको ध्यान रखना है, वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य है। इन वेदों में ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता है। वह काव्य रूप में है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जब 4 वेदों की बात करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तरह से 4 वेद, इन वेदों में ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता है। वह काव्य रूप में है। राइट, ध्यान रखना है। तो बच्चों, आइए अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने पार्ट 1 में अध्ययन किया था। जिस बच्चों आपको हम बताएं, पिछली बार हमने अध्ययन किया था वैदिक साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन, ये हमने अध्ययन किया था। और बच्चों, आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक, यानी बच्चों एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की बात करेंगे। इस वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं। बच्चों, वैदिक युग में खेती करना प्रमुख व्यवसाय था। कई बैलों को हल के साथ जोतकर खेतों की जोताई की जाती थी। हल में लोहे की फाल लगाई जाती थी। अथर्ववेद में फसलों में लगने वाले रोग, फसलों को नष्ट करने वाले कीट और उनके उपायों पर विचार किया गया है। इस अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कई बैलों को हल के साथ जोतकर खेतों की जुताई की जाती थी। इसके अलावा हमने कहा कि फसल में लगने वाले जो रोगों की बात करें, अथर्ववेद में इसकी चर्चा है। फसलों को नष्ट करने वाले कीट और उनके उपायों पर विचार किया। खाद के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता था। तो हम बच्चों फसलों की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। वैदिक युग में घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों को विशेष महत्व प्राप्त था। राइट, अगर हम बच्चों बात करें वैदिक युग में, तो घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों को विशेष महत्व था। विनिमय के रूप में गायों का उपयोग किया जाता था। फलस्वरूप गायों को विशेष महत्व और मूल्य प्राप्त था। गायों को कोई चुरा कर न ले जाए, इसकी विशेष सावधानी बरती जाती थी। राइट बच्चों, तो दाहिने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी बच्चों हम जहाँ पर घोड़े की बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, बैल की बात करें, तो वैदिक युग में घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों का विशेष महत्व था।
तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों वैदिक युग का रथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यानी बच्चों घोड़ा अति वेगवान पशु है। उसे पालतू बनाकर रथों में जोतने में वैदिक युग के लोग पारंगत थे। यानी घोड़े का उपयोग किस तरह से करना है, तो वैदिक युग के लोग इसमें कुशल थे और घोड़ों का जो है उपयोग किस तरह से रथ में किया करते थे। वैदिक युग के रथों के पहिए आरे वाले थे। ठोस पहियों की तुलना में आरे वाले पहिए भार में हल्के होते हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों जो ठोस पहिया होता है उसका वजन अधिक होता है, इसीलिए वैदिक युग में अगर बात करें तो वैदिक युग के रथों के पहिए आरे वाले थे और यही कारण था कि ठोस पहियों की तुलना में उनका वजन कम होता था, वे भार में हल्के होते थे। घोड़ों से जुते हुए तथा आरे वाले पहियों के वेदकालीन रथ बहुत वेगवान हुआ करते थे, यानी उनमें गति अधिक हुआ करती थी। ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। वैदिक युग में खेती और पशुपालन के अतिरिक्त अनेक व्यवसायों का भी विकास हुआ था। व्यवसायी तथा श्रमिक अर्थात कारीगर समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। श्रेणी शब्द से अपनी पहचान बनाए रखने वाले उनके स्वतंत्र संघ थे, राइट। अगर हम बात करें बच्चों तो वैदिक युग में खेती और पशुपालन के अतिरिक्त अन्य भी व्यवसाय विकसित हुए थे। जिसमें अगर बात करें बच्चों जो व्यवसायी तथा श्रमिक अर्थात जो कारीगर समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। श्रेणी शब्द से अपनी पहचान बनाए रखने वाले उनके स्वतंत्र संघ थे। इन श्रेणियों के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठी कहते थे, परंतु धीरे धीरे व्यवसायियों कारीगरों की श्रेणी द्वयम अर्थात गौण होती गई। तो बच्चों बदलते परिवेश बदलते समय के साथ ये जो बदलाव था हुआ और श्रेणियों के जो प्रमुख को श्रेष्ठी कहते थे, लेकिन धीरे धीरे व्यवसायियों कारीगरों की श्रेणी जो है वो द्वयम अर्थात उनकी श्रेणी गौण होती चली गई, यानी उनका महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया। तत्कालीन समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण थे। ये वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थे। कालांतर में ये वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे, राइट। तो शुरू में ये वर्ण व्यवसाय के आधार पर थे, लेकिन आगे चल कर के ये वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। और बच्चों परिणाम क्या हुआ इसका, परिणाम हुआ जातियां उत्पन्न हुई। और बच्चों जातियों के उत्पन्न होते ही इस जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में विषमता पैदा हुई, राइट। तो बच्चों पूछा जा सकता है कि जाति व्यवस्था के कारण समाज में विषमता पैदा हुई और इस तरह से यहाँ पर समाज में विषमता को आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। आइए इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। आदर्श जीवन कैसे जिए इस बारे में वैदिक युग में कुछ संकल्पनाएं रूढ़ हो गई थी। उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के 4 चरणों को 4 आश्रम कहा गया, राइट। हम वैदिक युग की बात करें बच्चों, जो कुछ संकल्पनाएं रूढ़ हो गई थी उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक 4 चरणों को 4 आश्रम कहा गया। पहले चरण से तात्पर्य ब्रह्मचर्य आश्रम से है और इस चरण में गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त की जाती थी। तो बच्चों अगर ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें, आगे हम देखेंगे गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या प्राप्त की जाती थी और इस तरह से बच्चों ये था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम को सफलता से पूर्ण करने के पश्चात अगला चरण गृहस्थ आश्रम का होता था। तो बच्चों इस आश्रम में पुरुष अपनी पत्नी के सहयोग से परिवार तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, ये अपेक्षा की जाती थी। तो बच्चों इस तरह से गृहस्थ आश्रम की बात, यानी
इस ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद का अगला जो चरण था बच्चों, वह था गृहस्थ आश्रम। यस, तो ऐसे में परिवार तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, ये अपेक्षा की जाती थी, तो उसे कहते थे गृहस्थ आश्रम। राइट, तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे आश्रम से तात्पर्य वानप्रस्थ आश्रम से है। राइट, तो बच्चों ऐसे में इस चरण में मनुष्य घर बार का मोह त्याग कर दूर चला जाए, निर्जन स्थान पर रहे और अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन बिताए, ये अपेक्षा की जाती थी। राइट, तो बच्चों अगर वानप्रस्थ आश्रम की बात करें तो वानप्रस्थ आश्रम में से तात्पर्य था कि मनुष्य अपना घर द्वार सब छोड़ दे, इसका मोह भूल जाए घर द्वार का, और वो इसको छोड़ करके दूर चला जाए और किसी निर्जन स्थान पर, यस यानी वन में जाकर के, जंगल में जाकर निर्जन स्थान पर जाकर रहे और अत्यंत सादगी पूर्ण जीवन बिताए, ये अपेक्षा की जाती है किसमें? वानप्रस्थ आश्रम। राइट, तो बच्चों वानप्रस्थ आश्रम की बात देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण की बात करेंगे। 3 चरणों को हमने देखा, चौथा चरण है बच्चों संन्यास आश्रम। इस चरण में मनुष्य सभी रिश्ते नातों को त्याग कर मानव जन्म का अर्थ समझने में व्यतीत करे। वह बहुत समय तक एक स्थान पर न रहे, यह संकेत निहित था। यानी बच्चों अब संन्यास की बात थी। जो चौथा चरण कहा गया, तो चौथा चरण में यह बताया गया कि मनुष्य सभी रिश्ते नातों को यहाँ पर त्याग कर दे, छोड़ दे, यानी किसी तरह का मोह अपने परिवार समाज से न रहे, बल्कि वो क्या हो जाए? सन्यासी हो जाए। सभी रिश्ते नाते को त्याग करके वो सन्यास की ओर चला जाए, और ऐसे में वह बहुत समय तक एक स्थान पर न रहे, अर्थात बच्चों यस वह यहाँ वहाँ विचरण करता रहे, लेकिन सन्यासी के रूप में। तो इस तरह से सन्यास धारण कर लेना, ये जो चौथा चरण था सन्यास आश्रम। तो इस तरह से बच्चों हमने 4 आश्रमों की बात अभी सुनी। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बच्चों धार्मिक संकल्पनाओं की बात करेंगे, रिलीजियस आइडियाज की बात करेंगे। आइए, वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य, हवा, बिजली, वर्षा, आंधी, नदियां जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में मान लिया गया था। वे जीवनदायी सिद्ध हों, इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं की गई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे। उस पदार्थ को हव्य कहते थे। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं हव्य की, और इस प्रकार अग्नि में हव्य अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाईं ओर यस जो कि यज्ञ किया जा रहा है। तो बच्चों आपने सुना कि किस तरह से वैदिक युग में जो धार्मिक संकल्पनाएं थी, उसमें सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियां ये जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में मान लिया गया। जिस बच्चों और वे जीवनदायी सिद्ध हों, और इसके लिए जीवनदायी सिद्ध हों, इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं भी की गई हैं। राइट, तो आपने यज्ञ की बात की। यस कि वैदिक युग के लोग किस तरह से अग्नि में विभिन्न प्रकार के पदार्थ अर्पित करते थे, उसे हव्य कहा जाता था। राइट, और इस प्रकार अग्नि में हव्य अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते हैं। तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। तो बच्चों हम धार्मिक संकल्पनाओं की बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम धार्मिक संकल्पनाओं की यानी रिलीजियस आइडियाज की बात कर रहे हैं। बच्चों प्रारंभ में यज्ञ विधियों का सीधा स्वरूप यानी यज्ञ विधियों का स्वरूप सीधा साधा था। कालांतर में यज्ञ के नियम अधिकाधिक कठोर होते चले गए। इससे यज्ञ विधि जटिल कार्य हो गया। यानी बच्चों शुरू में यज्ञ विधियों का जो स्वरूप था वो सीधा साधा था, लेकिन आगे चल करके यज्ञ के नियम अधिक कठोर हो गए। इससे यज्ञ विधि कार्य जो है वो जटिल हो गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि पुरोहित थे उनका महत्व
अधिक बढ़ता गया। राइट, तो इस तरह से जो रिलीजियस आइडियाज़ की बात करें, धार्मिक संकल्पनाओं की बात करें कि शुरू में किस तरह से बच्चों यज्ञ विधियों का जो स्वरूप था वो सीधा साधा था, लेकिन समय के साथ बदलाव में यज्ञ के नियम अधिक से अधिक यानी और अधिक कठोर होते गए और यज्ञ विधि कार्य जो है वो क्लिष्ट होता गया, कठिन होता गया, जटिल होता गया। परिणामतः पुरोहितों का महत्व बढ़ता गया। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों। हम शासन व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं। यस, तो बच्चों वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। राइट, ध्यान रखिए, वैदिक युग में प्रत्येक गांव समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को विस कहते थे और उसके प्रमुख को विस्पत कहते थे। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि वैदिक युग में जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख होता था जिसे ग्रामणी कहते थे, पूछा जा सकता है। और बच्चों कई ग्रामों के समूह को मिला लें तो ये कई ग्रामों के समूह को विस कहते थे और उसका जो प्रमुख हुआ करता था उसे विस्पत कहते थे। राइट, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा बच्चों कई विस मिलकर जन बन जाते थे। तो देखिए बच्चों किस तरह से जो कई विस को मिला दें तो कई विस मिलकर जन बन जाते थे, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। तो बच्चों हम शासन व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो बच्चों आगे चलकर यानी कालांतर में जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता था तो उस प्रदेश को जनपद कहते थे। यानी आगे चल करके जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता था तब उस प्रदेश को जनपद कहते थे। जनपद की बात हम कर रहे हैं। और बच्चों जन के प्रमुख को नृप अर्थात राजा कहा जाता था। यानी जो जन का प्रमुख होता था, जन का जो प्रमुख होता था उसे नृप अथवा राजा कहा जाता था। आगे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। हम नृप या राजा की बात कर रहे हैं। प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना राजा के कर्तव्य थे। तो इस तरह से राजा के कर्तव्य निर्धारित थे, यानी प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना राजा के कर्तव्य थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलाने के लिए राजा सहायकों के रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इन अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनापति विशेष महत्वपूर्ण अधिकारी थे। राइट, तो चलिए आपने सुना कि शासन व्यवस्था को उत्तम पद्धति से चलाने के लिए सहायकों की जरूरत थी और उन अधिकारियों में पुरोहित और सेनापति ये विशेष महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ये ध्यान रखिए। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूत कहते थे। भाग का अर्थ हिस्सा होता है। राइट, तो जो कर इकट्ठा करते थे ऐसे अधिकारी को भागदूत कहा जाता था और भाग का अर्थ होता है हिस्सा यानी पार्ट, हिस्सा। राइट, ये ध्यान देना है बच्चों, पूछा जा सकता है। जन की आय में राजा का भाग इकट्ठा करने वाला अधिकारी भागदूत था। जन की आय में राजा का भाग इकट्ठा करने वाला अधिकारी भागदूत था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम इस वैदिक संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों राजा को मार्गदर्शन करने हेतु सभा, समिति, विदथ और जन ये 4 संस्थाएं थी। राइट, ध्यान रखिए, राजा के मार्गदर्शन के लिए कौन कौन? सभा, समिति, विदथ और जन, ये 4 संस्थाएं थी जो राजा को क्या करते थे बच्चों? ये लोग राजा का मार्गदर्शन करते थे। राजा को मार्गदर्शन करने वाले सभा, समिति, विदथ और जन ये 4 संस्थाएं थी। राइट, ये संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में राज्य के लोग सहभागी होते थे।
सभा और विदत संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी सहभाग था, यानी सभा और विदत संस्थाओं में स्त्रियां भाग ले सकती थी। आगे हम देखेंगे कि राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति के मंडल को सभा कहते थे तथा लोगों की साधारण बैठक को समिति कहते थे। समिति में सभी लोगों का सहभाग रहता था। ये तो ध्यान रखना है बच्चों, राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों के मंडल को सभा तथा साधारण लोगों की बैठक को समिति कहा करते थे और समिति में सभी लोगों का सहभाग रहता था। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे चलकर वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। राइट, आगे चलकर वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ, ये ध्यान रखिए। और बच्चों इसी क्रम में अगर बात करें तो वेद स्मृति पुराण स्थानीय लोक धारणाएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से पहचानी जाने लगी। इस बच्चों ध्यान रखिए। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों तो बच्चों प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर वैदिक विचारधारा से भिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में थी। राइट, ध्यान रखिए हम बच्चों बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर वैदिक विचारधारा से भिन्न भूमिका वाली, यानी जो वैदिक विचारधारा से सहमत नहीं थी, इस तरह की विचारधारा भी बच्चों, इस तरह की विचारधारा वाली यानी अलग भूमिका वाली धार्मिक विचारधाराएं भी अस्तित्व में थी। राइट, तो ये भी ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत में हम यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर जो वैदिक विचारधारा चल रही थी बच्चों, उसी दौरान अगर कहें कि उसी समय या उस समय भिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधाराएं भी अस्तित्व में थी, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और बच्चों अब हम अभ्यास करने वाले हैं। राइट, तो अब आपने पाठ को समझ लिया है, तो चलिए अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा और आपको पहचानना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन सत्य है तो सत्य लिखना है, अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए पहला कथन है, वैदिक युग में खेती करना प्रमुख व्यवसाय था। तो याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? वैदिक युग में खेती करना प्रमुख व्यवसाय था। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। ये अपना उत्तर मिलाइए, यानी ये कथन बिल्कुल सत्य है। वैदिक युग में खेती करना प्रमुख व्यवसाय था, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए वैदिक युग में खेती करना प्रमुख व्यवसाय था, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए अगला कथन देखते हैं। तो बच्चों सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखो। अगला कथन है, अथर्ववेद में फसलों में लगने वाले रोग, फसलों को नष्ट करने वाले कीट और उनके उपायों पर विचार किया गया है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। अथर्ववेद में फसलों में लगने वाले रोग, फसलों को नष्ट करने वाले कीट और उनके उपायों पर विचार किया गया है। तो आप याद कीजिए, क्या ये विचार अथर्ववेद में ही किया गया है या किसी दूसरे वेद में? बच्चों हमने 4 वेदों की चर्चा की थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों की चर्चा की थी। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए और अपना उत्तर टैली कीजिए। मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो चलिए एक कथन और देखते हैं आगे, ध्यान से देखिए। अगला कथन है, तो बच्चों ये कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। बच्चों वैदिक युग में घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों को विशेष महत्व प्राप्त था। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने पाठ पढ़ते समय की थी। वैदिक युग में घोड़ा,
गाय बैल कुत्ता जैसे प्राणियों को विशेष महत्व प्राप्त था। आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। ये देखिए कथन बिल्कुल सत्य है। तो वैदिक युग में घोड़ा गाय बैल कुत्ता जैसे प्राणियों को विशेष महत्व प्राप्त था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। राइट। तो चलिए बच्चों अब हम बिल्कुल समाप्ति की ओर आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों लास्ट में हम बिल्कुल देख लेते हैं ये एक अंतिम कथन। सत्य या असत्य बताओ। कथन असत्य है तो सत्य करके लिखो। आपके सामने लास्ट में है, जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में समता पैदा हुई। बच्चों आप जरा कथन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में समता पैदा हुई। बच्चों याद कीजिए, इसकी हमने चर्चा की थी। तो क्या जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में समता पैदा हुई, ये कथन सत्य है? तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। ये तो आपको याद आ गया होगा। ये कथन असत्य है यानी गलत है। इस बच्चों तो सत्य क्या होगा, इसको सत्य करके लिखना है। जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में विषमता पैदा हुई। तो ये कथन सत्य करके आपको लिखना है। बच्चों तो आपने पढ़ा था कि जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में विषमता पैदा हुई, हमने ये पढ़ा था। ठीक है बच्चों, इस तरह से कथन को सत्य करके लिख लेना है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है, राइट, तो आप लाइक कर दीजिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और बच्चों खूब मेहनत कीजिए, ये स्वच्छता पर ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, परिवार में रहिए। तो मेहनत खूब करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।